everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel, जहां पे आज हम बात करेंगे हिंदू लॉ के बारे में। और वो बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन बस आ चुका है, नॉक नॉक एग्जाम आ चुका है। यस, सो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में किस तरीके से हिंदू लॉ से क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे मेनली 10 से 12 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि क्या क्या पूछा जाता है, कौन से सेक्शन से आ सकता है, कौन से कॉन्सेप्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं रहेगा, 1 आध घंटे का सेशन रहेगा जिसमें हम पूरा हिंदू लॉ कवर कर लेंगे और जिसमें मैं आपको पूरी बेसिक चीजें बता दूंगी कि कहाँ से पूछा जा सकता है। डिटेल्ड हम इसको नहीं देखेंगे कि भाई डिटेल्ड रुकी गए एक सेक्शन पे, केसेस ही देखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। जो आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोलूंगी, सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए, उसी के लिए हम ये सेशन कर रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। किस बात की देरी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम आ चुका है भाई, देरी नहीं करनी है। चलो, हिंदू लॉ कॉन्सेप्ट एंड एमसीक्यू देखेंगे हम इस सेशन में। सबसे पहली चीज, आपको भी पता होगा कि हिंदू लॉ की शुरुआत कहां से होती है, सोर्सेस क्या है, मतलब किस तरीके से हिंदू लॉ आया है, क्या उसकी सोर्सेस रहे हैं, ये आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो चलो मैं बता देती हूँ। तो हिंदू लॉ में 2 सोर्सेज है, मतलब 2 सोर्सेज है, उसके अंदर बहुत सारे सोर्सेज है। कौन से? पहला होता है ट्रेडिशनल सोर्सेज, दूसरा होता है मॉडर्न सोर्सेज। जब हम ट्रेडिशनल सोर्सेज की बात करते हैं, मतलब जो पहले चल रहे थे, पहले के टाइम पे जिस हिसाब से हिंदू लॉ चल रहा था, जब कोई एक्ट नहीं था, कोई लेजिस्लेशन नहीं था, तो जब पहले चल रहा था हिंदू लॉ, वो किन से चल रहा था, किस तरीके से उनका आगा उस टाइम पे कमिटमेंट चल रहा था, एग्जीक्यूशन चल रहा था, क्योंकि उस टाइम तो कोई एक्ट ही नहीं था। मतलब हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एक्ट से पहले, हिंदू सक्सेशन एक्ट की पहले की कहानी बता रही हूँ। ठीक है, सो सोर्सेज पे जो ट्रेडिशनल सोर्सेज है उसमें जो आते हैं वो आपके कौन से आते हैं? वेदा आता है, जिसको हम वेदास बोलते हैं, स्मृतिज आती हैं, उसी के साथ साथ डाइजेस्ट आते हैं एंड कस्टम आते हैं। ठीक है, सो ये 4 सोर्सेज है आपके ट्रेडिशनल सोर्सेज, जो कि हिंदू लॉ की शुरुआत यहाँ से हुए। यहाँ पर इसी तरीके से पहले हिंदू लॉ इसी से चलता था, कोई एक्ट का लेना देना नहीं था। ठीक है, सो सबसे पहली चीज हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली होता क्या है वेदा, वेदा होता क्या है, क्या मतलब होता है। सो वेदा जो है, वेदा का बेसिक मीनिंग होता है नॉलेज, ज्ञान, मतलब कि नॉलेज आना, और ज्ञान मतलब नॉलेज और ज्ञान, हिंदी वर्ड ज्ञान है और इंग्लिश मतलब नॉलेज। ठीक है, सो नॉलेज और ज्ञान, वेदा का मतलब, आप यहाँ पे वेदा उस टाइम कहाँ से नॉलेज आता था, किस तरीके से, कौन से वेदा जस्टिफाइड किए गए थे सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ में, वो देखते हैं। सो सबसे पहले वेदा मींस नॉलेज। देयर आर 4 वेदास, 4 वेदा होते हैं। कौन से? ऋग वेदा, यजुर वेदा, साम वेदा, अथर्व वेदा। ठीक है, सो 4 वेदास जो है वो क्या है? फाउंटेन हेड है किसके? रिलीजन और लॉ के। मैंने आपको फिर से बताया कि सबसे पहले शुरुआत जो हुई थी वो वेदास से ही हुई थी, और ये 4 वेदा का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है किसमें? हिंदू लॉ में, हिंदू रिलीजन में। ठीक है, ऋग वेदा आपने सुना होगा, आपके लोग, आपके जो पुराने आपके लोग हैं, आपके घर में ओल्ड लोग हैं, आपकी दादी वगैरह, आपने उनके बहुत मुंह से सुना होगा वेदास, ऐसा ऋग्वेद में लिखा है, ऐसा यजुर्वेद में लिखा है, ऐसा सामवेद में लिखा है, तो वो इन्हीं वेदास की बात करते हैं। ठीक है, सो ऋग वेदा मतलब क्या है? द ओल्डेस्ट ऑफ दैम इज द ऋग वेदा संहिता, कलेक्शन ऑफ हाइम वेदा। सो जो सबसे पुराना वेदा कहलाता है बेटा, वो कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है ऋग वेदा। ठीक है, इट इज द ओल्डेस्ट वेदा, सबसे ओल्डेस्ट है, और उसी के साथ साथ ये कलेक्शन है किसका? हाइम वेदा का। तो आपसे ये पूछा जा सकता है आईबी के क्वेश्चन में कि कलेक्शन ऑफ हाइम वेदा कौन सा होता है? ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा यजुर्वेदा, सामवेदा, ऋग्वेदा और आपका अथर्ववेदा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऋग्वेदा। ठीक है, it consists of 1028 hymens arranged into 10 mandala groups, some of which are subdivided into smaller groups, the completion of each group being ascribed to some renowned saintly poet Paris, ऋषि of ancient time। उस टाइम क्या था? ऋग्वेदा में इंपॉर्टेंट क्या थे? ऋषि थे, बट इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। इससे आपसे बस यही पूछा जाएगा कि कलेक्शन ऑफ हाइम वेदा कौन सा है, तो वो कौन सा होगा? आपका ऋग्वेदा। और सबसे ओल्डेस्ट वेदा कौन सा होता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज ऋग्वेदा।
दूसरा है आपका यजुर्वेदा। यजुर्वेदा जिसको हम बोलते हैं सेक्रिफिकल वेदा भी बोलते हैं, और वो क्या है, वो एक बेसिकली लिटर्जिकल मैनेजमेंट अरेंजमेंट है किसका, जितनी भी आपकी हाइम्स है ऋग्वेदा की उसको अरेंजमेंट करना वो किसका काम था, यजुर्वेदा का काम था। ठीक है, सो फॉर इंटोनिंग इन द एप्रोप्रिएट मैनर एट सैक्रिफाइड सेरेमनीज दिस वेदा कंटेन्स, ये वेदा में क्या कंटेन है, मतलब ये जो वेदा में पैसेजेस दिए गए हैं, जो लिखा गया है, वो किस बेसिस पे कंटेन है, प्रोज कंटेनिंग एक्सप्लेनेशन डायरेक्शन फॉर द गाइडेंस ऑफ द पीरिस्ट, कि किस तरीके से पीरिस्ट को काम करना है, किस तरीके से उनका डायरेक्शन रहेगा, गाइडेंस रहेगा, वो सारी चीजें किसे बताई गई है, यजुर्वेदा में बताई गई है। साम वेदा जो होता है वो तीसरा वेदा होता है जिसको हम चैंट वेदा भी बोलते हैं, और उसी के साथ साथ ये क्या है, ऋग वेदा को ही ये भी क्या करता है, ये पूरी तरीके से अरेंजमेंट करता है। फिर फोर्थ जो है वो है हमारा अथर्व वेदा, जो कि क्या है, फोर्थ और लास्ट वेदा है, जिसमें क्या, जिसमें ऋग वेदा अलॉन्ग विद ओरिजिनल हिम्स ऑफ द सेम काइंड एंड कंसिस्ट डीपली ऑफ इनकैनगेशन स्पेल्स टर्म्स एंड एक्सोसियम्स रहता है। ठीक है, तो सबसे जो चौथा आया था वो कौन सा आया था, अथर्व वेदा। तो आपके लिए मैं फिर से बोलूंगी, डिटेल में हम इसमें नहीं जा रहे हैं, जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो यही पूछा जा सकता है कि कौन से 4 टाइप के वेदा होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है कौन सा सबसे ओल्डेस्ट था, ऋग वेदा, और सबसे लास्ट में कौन सा आया था, अथर्व वेदा। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट हमारा सोर्स क्या होता है, स्मृति। स्मृति भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, हिंदू लॉ की जब हम बात करते हैं तो स्मृति का मतलब क्या होता है, स्मृति आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। द अर्ली स्मृति वर टर्म्ड एज धर्म सूत्रास। जो स्मृति है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है हिंदू लॉ का, और जो सबसे ओल्डेस्ट स्मृति थी वो कौन सी थी, धर्म सूत्रा थी। दे आर मोस्टली इन प्रोज फ्रॉम वर एंड वर रिटन बाय द टीचर्स expounding Vedas for the sake of their students. There are 4 स्मृतिज, मनु स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति एंड बृहस्पति स्मृति। ठीक है, तो जैसे हमारे वेदा 4 है वैसे हमारी स्मृति 4 है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी 4 स्मृति आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में, तो ये 4 आपकी स्मृति है हिंदू लॉ में। ठीक है, सो जो मनु स्मृति है वो सबसे ओल्डेस्ट स्मृति है। ठीक है, द ओल्डेस्ट स्मृति इज द मनु स्मृति। द कोड ऑफ मनु इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म ऑफ 2694 श्लोकास। कितने श्लोकास है उसमें, 2694 श्लोकास हैं, जो कि क्या 200 BC से चल रहे हैं। द कोड डील्स विद मैनी मैटर्स बट द पार्ट बेयरिंग अपॉन लॉ डील्स विद द सब्जेक्ट अंडर 18 टाइटल्स। ठीक है, तो इसमें 18 टाइटल में बताया गया है। तो आपसे ये आईआईबी में पूछा जा सकता है, द ओल्डेस्ट स्मृति इज मनु स्मृति। फिर आपका याज्ञवल्क्य स्मृति, जिसमें क्या है 110, इतना आपसे पूछेंगे नहीं कि कितने श्लोका से, ये सब आईआईबी नहीं पूछता है। ठीक है, चलो फिर हम आ जाते हैं डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ। अब हमने देख लिया यार, वेदा होते हैं हमारे 4, हमारे स्मृति 4 होते हैं, तो हमने अपने 2 ट्रेडिशनल सोर्सेस कंप्लीट कर लिए। तीसरा ट्रेडिशनल सोर्स होता है वो क्या होता है, हमारा डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है, सो डाइजेस्ट इन कमेंट्रीज वर रिटन ऑन स्मृतिज ड्यूरिंग द बिटवीन 700 to 1700। ठीक है, सो डाइजेस्ट कमेंट्रीज क्या, कि भैया जो स्मृतिज है उस पे भी तो कोई ज्ञान देगा, उस पे भी तो क्या ज्ञान लिख कर जाएगा, तो उन चीजों पे जो ज्ञान लिखा गया है आपकी स्मृति पे वो क्या कहलाता है, वो डाइजेस्ट और कमेंट्रीज कहलाता है। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। उस टाइम पे ये डाइजेस्ट और कमेंट्रीज को रेफर करके ही हिंदू लॉ को जस्टिफाई किया जाता था, हिंदू लॉ को एग्जीक्यूट किया जाता था कि किस तरीके से काम कर रहा है, क्या क्या चीजें एग्जीक्यूट करना है, वो सारी चीजें इसी में बताई गई थी। ठीक है, फिर आते हैं हमारा कस्टम। कस्टम के बारे में हमने सबने सुना है। ठीक है, आपने, मैंने, सबने सुना है, हमने अपने लॉ स्कूल में भी कस्टम के लिए बहुत डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, हमने कस्टम के टाइप्स देखे हैं, लोकल कस्टम, ये सारे हमने टाइप्स देखे हैं, हमने कस्टम के एसेंशियल देखे हैं। सो वही कस्टम यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपसे जो एआईबी में पूछा जा सकता है वो शायद क्या पूछा जाएगा, जिसमें भी मैं 100% श्योर नहीं हूँ क्योंकि इतने क्वेश्चन आते नहीं है कस्टम से, बट अगर पूछ भी लिया तो कस्टम से आपसे पूछा जाएगा कि कोई एक टाइप दे देंगे कस्टम का और पूछेंगे कि ये कौन सा कस्टम होता है। ठीक है, उसी के साथ साथ एसेंशियल आपको दे सकते हो और बोल देंगे 3 एसेंशियल देके और ऑप्शन डी कर देंगे ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ऑप्शन आपको क्या, आपको बताना है कि ये एसेंशियल है, या बोल देंगे कि इसमें से कौन सा एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कस्टम से रिलेटेड। ठीक है, सो काइंड्स ऑफ कस्टम, अगर हम कस्टम की बात करें तो आपको पता ही होगा एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। ठीक है, जो यूजेज चला आ रहा है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस चला आ रहा है सालों से, उसको हम क्या, कस्टम रिकॉग्नाइज करवाने वाली चीज क्या बोलते हैं, कस्टम। उसके अगर हम काइंड्स की बात करें तो क्या क्या होते हैं, लोकल कस्टम, दिस इज अ कस्टम प्रिवेलिंग इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। लोकल कस्टम क्या, कि एक लोकेलिटी में वो कस्टम बहुत सालों से चला आ रहा है। ठीक है, एक लोकेलिटी, मान लो एक एक्स लोकेलिटी, जहां पे वो कस्टम आज से नहीं बहुत सालों से फॉलो आ रहा है। जब मैं बात कर रही हूँ बहुत सालों की, तो मैं यहाँ 5 साल की बात नहीं कर रही हूँ, या मैं यहाँ 10
10 साल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बहुत साल मतलब 50 साल 30 साल, इतने सालों से वो चला ही आ रहा है, उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। सो लोकल कस्टम मतलब क्या, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में जो कस्टम फॉलो हो रहा है, दैट विल बी रिफर्ड एज लोकल कस्टम। नेक्स्ट वन इज फैमिली कस्टम, अ कस्टम में गवर्न ओनली वन पर्टिकुलर फैमिली। ऐसा कस्टम जो कि सिर्फ एक परिवार, एक फैमिली फॉलो कर रहा है, वो कस्टम होता है आपका क्या, फैमिली कस्टम, ठीक है। आफ्टर दैट द सिस्टम ऑफ जमींदार इज अ ग्लैरिंग एग्जांपल फॉर फैमिली कस्टम। कास्ट सिस्टम फिर होता है तीसरा आपका कास्ट कस्टम, जहां पर देयर आर सम कास्ट व्हिच प्रिवेल अमंग पर्टिकुलर कास्ट, एग्जांपल ब्राह्मण्स, शूद्रा एसेट्रा, ठीक है। सो कास्ट कस्टम मतलब क्या, कि जहां पर कास्ट से रिलेटेड कस्टम है, जैसे हम बात करें ब्राह्मण्स की, तो ये लोग सब किस में आएंगे, कास्ट कस्टम में आएंगे, ठीक है। तो तीन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन से, लोकल, फैमिली एंड कास्ट कस्टम। फिर हम आते हैं एसेंशियल्स ऑफ कस्टम। मैंने आपको बताया कि एसेंशियल्स पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एसेंशियल्स क्या होते हैं कस्टम के एसेंशियल होते हैं, सबसे पहला होता है एंटिक्विटी, ठीक है। एंटिक्विटी मतलब क्या, कि यार मैंने आपको अभी भी बोला कि वो 5 साल पुराना 10 साल पुराना नहीं होगा, वो क्या होगा, बहुत पुराना होगा, बहुत सालों से चला आ रहा होगा, दैट इज एंशियंट। एंशियंट है एंटिक्विटी मतलब बहुत सालों से चला आ रहा है, तो कस्टम का क्या होना जरूरी है, एंशियंट होना जरूरी है। 5 साल पहले चीज कोई हुई, आप उसको कस्टम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज सर्टिनिटी, ठीक है। सर्टिनिटी क्या, कि वो ऑटोमेटिकली क्या सेटअप करता जा रहा है, वो चलता जा रहा है यूनिफॉर्मली, उसको कोई रोक नहीं लगा रहा है, ठीक है। फिर रीजनेबलनेस मतलब ऐसा ही नहीं है कि हर कुछ तुमने कस्टम बोल दिया, एक प्रॉपर उसका रीजनेबल होना चाहिए, प्रॉपर जस्टिफाइड होनी चाहिए, ये इसका होता है तीसरा एसेंशियल। ओके, सो हमने क्या क्या देखा, हमने वेदास देखा, हमने स्मृतिज देखा, हमने डाइजेस्ट देखा, हमने कस्टम देखा। तो जब वेदास की बात करते हैं तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 वेदाओं के बारे में। अगर हम स्मृति की बात करें तो आपसे चारों स्मृति में से सबसे ये पूछा जाएगा कि ओल्डेस्ट स्मृति कौन सी है वो। अगर हम डाइजेस्ट की बात करें तो जिसपे कमेंट्रीज और डाइजेस्ट हुई आपकी स्मृति पे, वो होता है डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज, सोर्सेज, ट्रेडिशनल सोर्सेज का। और अगर हम कस्टम की बात करें तो आपसे कस्टम का बेसिक मीनिंग पूछा जा सकता है, और कस्टम के टाइप्स पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बता दिए, और उसी के साथ आपसे एसेंशियल पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो फिर आते हैं दूसरे मॉडर्न सोर्सेज। मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि सोर्सेज, जब हम हिंदू लॉ की बात करें तो 2 सोर्सेज होते हैं, कौन से, ट्रेडिशनल सोर्सेज और मॉडर्न सोर्सेज। ट्रेडिशनल सोर्सेज में तो हमने देख लिए 4 सोर्सेज। अब जब हम बात करें मॉडर्न सोर्सेज की, मतलब एट प्रेजेंट, अभी का, मतलब थोड़े टाइम पहले और अभी का जो सोर्सेज है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला सोर्सेज है उसमें क्या, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस एंड प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन। ये जो तीनों सोर्सेज है वो क्या है, आपके मॉडर्न सोर्सेज है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में कि मॉडर्न सोर्सेज हिंदू लॉ के कौन से होते हैं। तो आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, या आपको एक सोर्स दे दिया जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा इसमें से मॉडर्न सोर्स कौन सा है। तो ये तीनों मॉडर्न सोर्सेज होते हैं हिंदू लॉ के। So, सबसे पहले अगर हम जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस की बात करें तो क्या होता है, इट वाज ऑर्डेन्ड बाय स्मृतिज दैट एनी डिसीजन शुड बी अराइव बेस्ड अपॉन युक्ति और न्याय। सो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि कोई भी डिसीजन, कोई भी जजमेंट आ रहा है तो वो क्या होना चाहिए, वो पूरी तरीके से न्याय पे होना चाहिए, मतलब इक्विटी पे होनी चाहिए और गुड कंसाइंस में होना चाहिए। कोई भी जजमेंट ऐसा नहीं है कि फालतू में दे दिया, आर्बिट्रली कर दिया, उसके साथ बायसनेस कर दी, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो अभी अगर हम मॉडर्न सोर्सेज की बात करें तो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस चलता था उसमें। उसके बाद बात करें अगर हम प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट मतलब जितने प्रीवियस जुडिशियल डिसीजन है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि कोई एक जजमेंट आया, उसमें कोई प्रीवियस जुडिशियल डिसीजन को क्या क्या होता है, साइट किया होता है। तो वैसे ही जो प्रीवियस जुडिशियल डिसीजन है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं। और ये भी एक इंपॉर्टेंट मॉडर्न सोर्सेज है, मतलब एट प्रेजेंट, मतलब थोड़े दिन पहले जब ये एक्ट वैक्ट नहीं थे तब की मैं बता रही हूँ मॉडर्न सोर्सेज की। फिर आते हैं लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन हम सबको पता है कि भैया एक एक्ट आना, एक इनैक्टमेंट आना, एक प्रॉपर कोडिफाइड चीजें आना, दैट विल बी कवर्ड एज लेजिस्लेशन। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडर्न साइंसेस, दैट इज जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस एंड प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन, ठीक है। तो अब हमने देख लिया, सोर्सेज भी देख लिया। अब आते हैं हम एक इंपॉर्टेंट चीज जो और आपसे पूछा जा सकता है, क्या, स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, ठीक है। तो 2 स्कूल होते हैं हिंदू लॉ के, कौन से होते हैं, मिताक्षरा स्कूल होता है और आपका दूसरा कौन सा होता है, दया भागा स्कूल। सो अगर हम मिताक्षरा स्कूल की बात करें तो मिताक्षरा स्कूल कहां पर प्रिवेल होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। सो अगर हम मिताक्षरा की बात करें तो मिताक्षरा स्कूल जो है, सबसे पहले हम दयाभागा स्कूल देखेंगे। द दयाभागा स्कूल इज कन्फाइंड इन बंगाल एंड इट टेक्स इट्स नेम आफ्टर द वर्क टाइटल द दयाभागा रिटन बाय जिमुतवाना, ठीक है। सो जो दयाभागा स्कूल है वो कहां पर है, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में वो चीज फॉलो होती है। और उस
उसी के साथ साथ जब हम बात करें बंगाल के अलावा जो पूरा इंडिया है वो क्या फॉलो करता है, वो मिताक्षरा स्कूल फॉलो करता है। सो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि मिताक्षरा स्कूल कहाँ पर फॉलो होता है, कौन से एरिया में फॉलो होता है, तो एक्सेप्ट बंगाल मिताक्षरा स्कूल सब फॉलो होता है, और दयाबागा स्कूल कहाँ पर, बंगाल में होता है। बस इतना ही पूछा जाएगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में। चलो अब आते हैं मेन मसला जहां से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, दैट इज हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट से बेटा आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मैं आपको बता दूंगी कि कौन से सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात देख लेते हैं कि कितने सेक्शंस है, क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है हिंदू मैरिज एक्ट कितने पार्ट में डिवाइडेड और कितने सेक्शन में डिवाइडेड है। तो अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है, वो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है उसमें 6 चैप्टरों में वो डिवाइड है, जिसमें 29 सेक्शन है। ठीक है, सो हिंदू मैरिज एक्ट आपका 6 चैप्टर में डिवाइडेड है, जिसमें से टोटल नंबर कितना है, 29 सेक्शंस है पूरी ओवरऑल। और अगर हम इस एक्ट की बात करें तो उसका लेआउट कैसे है कि जिसमें चैप्टर 1 बात करता है प्रिलिमिनरी के बारे में, चैप्टर 2 बात करता है हिंदू मैरिजेस के बारे में, चैप्टर 3 बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन। बेटा चैप्टर पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये पूछ सकते हैं आपसे कि चैप्टर 3 किससे रिलेटेड बात करता है हिंदू मैरिज एक्ट का, चैप्टर 5 किससे रिलेटेड बात करता है। सो चैप्टर 4 रिलेटिव ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स, चैप्टर 5 जुरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर एंड चैप्टर 6 सेविंग एंड रिपील्स। तो ये पूरा क्या है, ओवरव्यू है किसका, हिंदू मैरिज एक्ट का। अब हम एक बार बेयर एक्ट से देख लेते हैं कि भैया पूरा मसला किसका है, पूरा मसला तो बेयर एक्ट का ही है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में। ठीक है, सो पूरा मसला किसका है, पूरा मसला बेयर एक्ट का ही है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट की, हमने देख लिया ठीक है कि कितने चैप्टर्स हैं। अब हम आ जाते हैं सेक्शन पे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी इसमें आपकी क्या, इनैक्टमेंट डेट। तो इनैक्टमेंट डेट क्या है हिंदू मैरिज एक्ट की, 18 मई 1955 इनैक्टमेंट डेट है। दूसरी इंपॉर्टेंट डेट क्या हो जाती है बेटा, दूसरी डेट हो जाती है आपकी इन्फोर्समेंट डेट, मतलब किस दिन वो इन्फोर्स हुआ। ठीक है, तो वो भी आपके लिए क्या हो जाएगी, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फिर हम आते हैं किस पे, हाँ कि किस किस पे अप्लाई होता है, ये हमें पता है कि किस किस पे अप्लाई होगा। ठीक है, इस पे ऐसे क्वेश्चन नहीं आता बट कभी कभी पूछ लेते हैं कि एक्ट किस किस पे अप्लाई होगा। सो किस पे होगा, जो हिंदू है, रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म्स और डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग अ वीराशैव अलिंगात और अ फॉलोअर ऑफ द ब्रह्मो प्रधान और आर्य समाज, उस पे क्या होगा, ये एक्ट अप्लाई होगा। टू एनी पर्सन हु इज अ बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, उन पे भी एक्ट क्या होगा, अप्लाई होगा। ठीक है, फिर डेफिनेशंस दिए, डेफिनेशन से हिंदू मैरिज एक्ट में इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट एक बार देख लेना। ठीक है, देख लेना मतलब एग्जाम में जब आए तो देख लेना, वरना इतना नहीं पढ़ना है। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज सेक्शन 5 जो कि बात करता है किसके बारे में, कंडीशन फॉर अ हिंदू मैरिज, कि एक हिंदू मैरिज कराने के लिए क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो आपसे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि कौन से सेक्शन में कंडीशंस दी गई है हिंदू मैरिज की। सो इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट, तो उसमें क्या क्या कंडीशन होती है कि भैया किसी का भी एक स्पाउस नहीं होना चाहिए शादी के टाइम पे। ठीक है, और उसी के साथ साथ वो वैलिड कंसेंट के कैपेबल होना चाहिए, वैलिड कंसेंट नहीं दे पाया और शादी कराई दे, वो शादी वैलिड नहीं होगी। ठीक है, उसी के साथ साथ इंसैनिटी वगैरह नहीं होनी चाहिए, और उसी के साथ जो ब्राइड ग्रूम है उनकी क्या एज होनी चाहिए, 21 ईयर्स जो लड़का होता है, और जो लड़की होती है उसकी कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो पार्टीज हैं दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। ये सारी कंडीशंस क्या दी गई हैं, ये सारी कंडीशंस आपकी हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 5 में दी गई हैं। ठीक है, उसी के साथ एक और चीज बोली गई है कि जो पार्टीज हैं वो सपिंडा भी नहीं होना चाहिए। फिर हम आते हैं, तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा उसमें सपिंडा क्या होता है, प्रोहिबिटेड रिलेशन, इतना डिटेल में नहीं जाएगा, सिर्फ आपसे सेक्शन से रिलेटेड पूछेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज सेक्शन 7 की किस तरीके से हिंदू मैरिज की सेरेमनी होंगी, जिसको हम बोलते हैं सप्तपदी, वो चीजें इसमें बताई गई है। आ हिंदू मैरिज में बी सोलमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ ईदर पार्टी देयर टू, वेयर सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड दी सप्तपदी। सप्तपदी होना जरूरी है। ठीक है, 7 स्टेप्स जो हम बोलते हैं किसके, ब्राइड ग्रूम एंड ब्राइड के, जो कि सेकंड फायर के, और उसी के साथ तभी वो क्या होगी, तभी वो मैरिज कंप्लीट कंसिडर की जाएगी एज पर हिंदू मैरिज एक्ट। सो सेक्शन 7 में क्या बताया गया, सेरेमनीज हिंदू मैरिज की बताई गई। फिर हम आते हैं सेक्शन 8 जो कि बात करता है हिंदू मैरिज के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। भाई ब्याह कर लिया है तुमने, लेकिन ब्याह को रजिस्टर भी तो कराना पड़ेगा। सो रजिस्ट्रेशन हिंदू मैरिज में
हिंदू मैरिज में रजिस्ट्रेशन जो है, और बाकी हम एक्ट्स की बात करें, स्टेट्स की बात करें, तो जरूरी नहीं है कि यार हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो, बट कुछ स्टेट है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ता है, ठीक है। तो अगर ब्याह कर लिया है और अगर तुम्हारी स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना है तो बिल्कुल करा लो, ठीक है। सो फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग द प्रूफ ऑफ हिंदू मैरिज, द स्टेट गवर्नमेंट may make rules providing that the parties to any such marriage may have the particulars relating to their marriage entered in such manner and subject to such condition as may be prescribed in a Hindu marriage register kept for the purpose, ठीक है। तो जो उसकी रजिस्ट्रेशन की होगी वो पूरी स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से उनको फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। बस उससे इतना ही पूछा जाएगा कि रजिस्ट्रेशन कौन से सेक्शन में बताया गया हिंदू मैरिज का, और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, तो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से। फिर आते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। सेक्शन 9 में बताया गया है, क्या बोला गया है, व्हेन ईदर द हस्बैंड और द वाइफ हैज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, क्या कर दिया गया भैया, क्या कर दिया गया, देश निकाला, ठीक है। तो अगर उसको विड्रॉ कर दिया गया है तो अग्रीव पार्टी क्या कर सकती है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए अप्लाई कर सकती है कि भैया मुझे क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, मुझे समाज से निकाल दिया गया है, मेरा क्या कर दिया, देश निकाला कर दिया गया है। तो उसमें क्या, उसमें पार्टी के पास रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट होता है, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 10, दैट इट टॉक्स अबाउट जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन से भी क्वेश्चन आते हैं और वो यही पूछते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन कौन से सेक्शन में दिया गया है। सो इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 10 ऑफ Hindu Marriage Act. Either party to a marriage, whether solemnized before or after the commencement of this act, may present a petition praying for a decree for judicial separation on any the grounds specified in subsection 1 of section 13 and in the case of a wife also on the grounds। मतलब जो सेक्शन 13 में दिए हैं उसके बेसिस पे ग्राउंड्स पे क्या कर सकते हैं, जुडिशियल सेपरेशन मांग लेते हैं। बट जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स दोनों एक अलग कहानी है, जुडिशियल सेपरेशन एक अलग चीज होती है और डाइवोर्स एक अलग चीज होती है, ठीक है। बट जो ग्राउंड्स उसमें कंसिडर किए जाएंगे वो डाइवोर्स वाले, दैट इज सेक्शन 13 के ही कंसिडर किए जाएंगे। फिर हम आते हैं सेक्शन 11 जो कि बात करता है वॉइड मैरिज के बारे में, कि कौन सी मैरिज वॉइड होगी। सो एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी नल एंड वॉइड एंड मे ऑन पिटीशन प्रेजेंटेड बाय ईदर पार्टी देयरटू बी सो डिक्लेयर्ड बाय डिक्री ऑफ एनलिटी इफ इट कॉन्ट्रोवेंस वन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 5। मतलब अगर सेक्शन 5 में जो कंडीशंस दी गई हैं, अगर वो कंडीशन को क्या किया गया है, कॉन्ट्रोवेंट किया है, वो कंडीशन को फॉलो नहीं किया गया है, उनका वॉयलेशन किया गया है, तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में मेरे बेटे क्या होगा, उस केस में ये होगा कि वो शादी जो है, वो मैरिज जो है, वो वॉइड मैरिज कंसिडर की जाएगी, उसकी कोई भी लीगैलिटी नहीं होगी, उस पर तुम कुछ नहीं कर पाओगे उस शादी का, ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन 12 जो कि बात करता है वॉइडेबल मैरिज। अब हमने वॉइड मैरिज की बात की, तो मतलब क्या, वॉइड मैरिज क्या, पूरी तरीके से नल एंड वॉइड, कोई लेना देना नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा चीज क्या आ जाता है सेक्शन 12 जो कि बात करता है वॉइडेबल मैरिज, दैट इज एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। Any marriage solemnized whether before or after the commencement of this act shall be voidable and may be annulled by a decree of nullity on any of the following grounds, namely that the marriage has not been consummated owing to the importance of the respondent, that the marriage is in contravention। मतलब क्या, एक भी पार्टी क्या कर सकती है, बोल सकती है कि भैया ये शादी कंडीशंस के हिसाब से नहीं हुई, या ये शादी इस तरीके से नहीं हुई, ये इंपॉर्टेंट था दूसरा पर्सन, तो इस बेसिस पे क्या, जो मैरिज है वो वॉइडेबल में आ जाती है, वो मैरिज वॉइडेबल के बेसिस पे कंसिडर कर ली जाती है। फिर हम आते हैं सेक्शन 13, सबका इंपॉर्टेंट, सबका फेवरेट सेक्शन, दैट इज डाइवोर्स, ठीक है। सो डाइवोर्स के ऊपर काफी कहानियां चल रही है, क्योंकि डाइवोर्स के ही बाद क्या मिलता है, डाइवोर्स से ही मेंटेनेंस मिलता है, और मेंटेनेंस में आपको पता है अभी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मेंटेनेंस के प्रेशर की वजह में लोग सुसाइड कर रहे हैं, हस्बैंड्स, काफी चीजें चल रही है, ठीक है। सो सेक्शन 13 बात करता है बेटा डाइवोर्स की, जिसमें ये बोला गया है कि अगर कोई पार्टी, क्या अगर हस्बैंड एंड वाइफ अपने आप एक दूसरे से खुश नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं। जब मैं बात कर रही हूँ डाइवोर्स की, तो इसमें क्या बताया गया, सब क्लॉज 1 में बताया गया है कि डिसॉल्व हो सकते हैं डिग्री ऑफ डाइवोर्स से, ठीक है। क्यों डाइवोर्स हो सकते हैं, क्या क्या ग्राउंड्स के ऊपर, कि भैया उसने सोलमनेशन ऑफ मैरिज के साथ क्या, दूसरे पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया हो, आफ्टर दी सोलमनेशन, हाँ, आफ्टर दी सोलमनेशन ट्रीटेड द पिटिशनर, या तो उसको क्रूअल्टी से ट्रीट किया, जो ग्राउंड्स होते हैं डाइवोर्स के, ठीक है, या तो डिजर्शन हुआ हो, या उसने कन्वर्ट कर लिया हो, ठीक है, या तो अनसाउंड माइंड, पागल ही हो गया हो, हस्बैंड या वाइफ में उसको एक पागल ही हो गया, ठीक है, वो वाला पागल नहीं कि तुम्हारे प्यार में पागल गए, नहीं, यहाँ पर पागल मतलब पागल, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। सो ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स में सेक्शन 13 में दिया गया है क्या क्या, कि क्रूअल्टी होनी चाहिए, डिजर्शन होना चाहिए, अनसाउंड माइंड होना चाहिए, आपका
रिलीजन कन्वर्ट होना चाहिए या किसी दूसरे पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो ये सारे ग्राउंड्स बताए गए सेक्शन 13 में। अब मैं बात करूं सेक्शन 13 के अलावा, तो दूसरा जो आपका होता है इंपॉर्टेंट, दैट इज सेक्शन 13 सब क्लॉज 2, जहां पर क्या होता है, जहां पर एक जो वाइफ है वो प्रेजेंट कर सकती है किसकी पिटीशन, डाइवोर्स की, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की, और उसमें क्या किए गए, वाइफ के फैक्टर्स बताए गए हैं। फिर हम आते हैं 13 ए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है एग्जाम के पर्पज से। 13 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बोलता है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, आपस में नहीं पटी, दोनों ने डिसाइड कर लिया कि क्या करना है, तलाक करना है, डाइवोर्स करना है, खत्म करो कहानी, तो क्या हो जाएगा, वहां पर उनको किससे रेफरेंस करना पड़ेगा, उनको जाना पड़ेगा डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। सो सेक्शन 13 बी में बताया गया है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट होगा, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि यहाँ पे अगर शादी हो गई, ठीक है, तो अगर वो सेपरेटली एक साल के, मतलब आप 6 महीने में, ये सब नहीं हो सकता, एक साल का आपको पूरा देखना पड़ता है कि भैया हाँ रह लो, कोर्ट भी बोलता है कि रह लो, अगर नहीं पड़ रही तो थोड़ा ट्राई कर लो, शायद पड़ जाए। तो इसीलिए क्या, इसीलिए किस तरीके से म्यूचुअल कंसेंट से जाना है वो 13B में बताएगा। मैं फिर से बोलूंगी, डिटेल्ड मत पढ़ो, यहाँ पे हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के हिसाब से कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस सेशन में हम जुडिशियरी या दूसरे एग्जामिनेशन के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 14, नो पिटीशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर, जो मैं आपको बोल रही थी, एक साल तक, भैया एक साल शादी तक मत करो, मतलब डाइवोर्स लोग ना करें, ये बोलता है, कोर्ट भी बोलता है, ये एक्ट भी बोलता है कि एक शादी आप देखो, हम बोलते हैं ना, कोई भी एक इंसान बोलता है कि किसी की शादी होती है कि यार एक साल का एडजस्टमेंट लगता है, एक साल एडजस्ट होने में लगता है। सो एक रीजन ये भी है कि क्योंकि भैया एक्ट में बोला ही नहीं गया, बोला गया है सेक्शन 14 में कि यार एक साल मैरिज तक कोई डाइवोर्स की डिग्री ना हो, तो वो चीज किसमें बोली गई है, सेक्शन 14 में बोली गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 15, जो कि बात करता है डाइवोर्स पर्सन व्हेन मैरी अगेन। कब डाइवोर्स, मतलब एक बार एक इंसान को तलाक मिल चुका है, तलाक दे चुका है, तो वो अगर उसका मूड हुआ कि उसको दूसरी शादी करनी है, तो वो कब कर सकता है, वो चीज सेक्शन 15 में बताई गई है। When a marriage has been dissolved by a decree of divorce and either there is no right of appeal against the decree or there is such a right of appeal, the time for repealing has expired without an appeal having been presented or an appeal has been presented but has been dismissed। मतलब अपील के बाद, और जब वो पूरी अगेंस्ट कोई राइट अपील नहीं बनता, तब वो क्या कर सकता है, रीमैरी कर सकता है। फिर आते हैं सेक्शन 16, जो कि बात करता है भैया कि अब हमने देख लिया सेक्शन 11 और सेक्शन 12 में कि वॉइड और वॉइडेबल मैरिज की बात की गई है, बट मान लो वो वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से क्या हो जाता है, कोई बच्चा हो जाता है, चिल्ड्रन हो जाते हैं, चाइल्ड हो जाता है, तो वहां पर क्या उन बच्चों की किस तरीके से लेजिटिमेसी डिसाइड की जाएगी, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 11। सेक्शन 16 क्या बोला है, नॉटविथस्टैंडिंग दैट अ मैरिज इज नल एंड वॉइड अंडर सेक्शन 11, एनी चाइल्ड ऑफ सच मैरिज हु वुड हैव बीन लेजिटिमेट इफ द मैरिज हैज बीन वैलिड shall be legitimate whether such child is born before or after the commencement and whether or not a decree of nullity is granted in respect of that marriage under this act and whether or not the marriage is held to be void otherwise than under क्या रहेगी, void रहेगी, ठीक है। सो उसी से रिलेटेड यहाँ पे बताया गया है सेक्शन में। सेक्शन 17 बोलता है कि भैया अगर किसी इंसान ने बाइगैमी की होती शादी के टाइम पे, तो उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, पनिशमेंट फॉर बाइगैमी। और वो पनिशमेंट यहाँ के हिसाब से नहीं, वो पनिशमेंट किसके हिसाब से मिलेगी, 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी के हिसाब से पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। सेक्शन 18 में बताया कि अगर तुमने कोई भी कंडीशन, मतलब एक पर्सन जो शादी करेगा, अगर उससे हिंदू मैरिज की कोई भी कंडीशन को क्या कर दिया, वायलेट कर दिया, तो कॉन्ट्रोवेंशन कर दिया, तो उसकी पनिशमेंट किस तरीके से डिसाइड होगी और क्या पनिशमेंट होगी, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। फिर हम आते हैं कोर्ट टू विच पिटीशन शैल बी प्रेजेंटेड, इतना पूछा नहीं जाता है ये क्वेश्चन, लेकिन उस पिटीशन में क्या कंटेंट्स होंगे, वेरिफिकेशन होंगे, वो पूछा जाता है, दैट इज सेक्शन 20 में चीज बताई गई है। एवरी पिटीशन प्रेजेंटेड अंडर दिस एक्ट शैल स्टेट डिस्टिंक्टली एज द नेचर ऑफ द केस परमिट्स द फैक्ट्स ऑन विच द क्लेम टू रिलीफ इज फाउंडेड and except in a petition under section 11 shall also state that there is no collusion between the petitioner and the other party to the marriage, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे किस तरीके से पिटीशन फाइल करनी है डाइवोर्स की, या जो जुडिशियल जिसकी भी हम बात कर रहे हैं उसकी पिटीशन में किस तरीके से चीजें होनी चाहिए, पर्टिकुलर्स होनी चाहिए, वो बताया गया है 20 में, ठीक है। 21 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त। फिर आते हैं हम, हाँ 21A, बस ये पूछा जाता है कि पावर टू ट्रांसफर सर्टेन केसेस, पिटीशन सर्टेन केसेस कौन से सेक्शन में दिया गया है, सो इट इज डिफाइंड अंडर कौन से सेक्शन में मेरे दोस्त, इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 21A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। सो 21A में पावर टू ट्रांसफर पिटीशन बताई गई है। फिर हम आते हैं 21B, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है AIB के पर्पज से, ठीक है।
फिर आते हैं हम 22, दैट इज प्रोसीडिंग्स टू बी इन कैमरा एंड मे नॉट बी प्रिंटेड और पब्लिश। ठीक है, जो इतनी भी प्रोसीडिंग होगी इस एक्ट में वो क्या होनी चाहिए भैया, कैमरे में होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि वो प्रोसीडिंग के आप पब्लिकेशंस कर रहे हो, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज बार्ड बाय सेक्शन 22। 23 बात करता है डिक्री इन प्रोसीडिंग्स के बारे में कि किस तरीके से प्रोसीडिंग में डिक्री रहेंगे, वो 23 में बताया गया है। हाँ, फिर आते हैं हम 24 मेंटेनेंस, जिसकी मैं बात कर रही थी, बहुत ही कहानी चल रही है उस पर, दैट इज मेंटेनेंस पेंडेड लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स। ठीक है, जो प्रोसीडिंग्स में एक्सपेंसेस हुए, बाकी मेंटेनेंस जो 125 सीआरपीसी किस तरीके से डील करेगा, ये सारी चीजें सेक्शन 24 में बताई गई है। ठीक है, मैं फिर से आपको याद दिलाती हूँ क्या कि हम एआईबी के पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए सिर्फ सेक्शन का नंबर और सेक्शन का क्या हेडिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेयरक तो लेके जाओगे ना मेरे दोस्त। चलो, सेक्शन 25 बात करता है परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस की, कि परमानेंट एलिमनी किस तरीके से दी जाएगी और मेंटेनेंस कैसे ग्रांट की जाएगी, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 25। फिर आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेक्शन 26 कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, की चिल्ड्रन की कस्टडी कैसे डिसाइड की जाएगी। सो इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट द कोर्ट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम पास सच इंटरिम ऑर्डर्स एंड मेक सच प्रोविजन इन द डिक्री as it may deem just and proper with respect to the custody, maintenance and education of minor children consistently with their wishes wherever possible and may after the decree sorry, upon application by petition for the purpose, make from time to time all such orders and provision with respect to the custody, maintenance and education of such children as may be। मतलब कि जिस हिसाब से उसके बच्चे की करा जाएगा, ट्रीट करा जाएगा, जहां पर उसको अच्छे से रखा जाएगा, उस पेरेंट के हिसाब से क्या उसको कस्टडी दी जाएगी, और वो कस्टडी मेंटेनेंस और बाकी सारे फैक्टर टाइम टू टाइम फैक्टर कंसिडर करके ही दी जाएगी। 27 बात करता है प्रॉपर्टी का डिस्पोजल से रिलेटेड, कि जो प्रॉपर्टी होगी उसका डिस्पोजल कैसे होना है। 28 बात करता है कि जो डिक्री और ऑर्डर्स आएंगे, जो जजमेंट्स आएंगे डिक्री ऑर्डर डाइवोर्स से रिलेटेड सारे, उनसे रिलेटेड अपील कैसे होगी। ठीक है, फिर आपका ये एक्ट जो है वो क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त क्या बोल रही हूं मैं, क्या बोलती है पब्लिक, पब्लिक ये बोलती है कि जब हम एचएमए की बात करते हैं, अरे भैया क्या हो गया है, हाँ खेल लो, पहले तुम खेल लो। चलो, एचएमए की जब हम बात करते हैं दैट इज हिंदू मैरिज एक्ट, और हिंदू मैरिज एक्ट के साथ जब हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो बहुत ही कम सेक्शंस इसमें आपसे पूछे जाते हैं। बहुत ही कम मतलब कि या तो आपसे स्टार्टिंग में पूछ लिया जाएगा दैट इज सेक्शन 5 पूछ लिया जाएगा, या तो आपसे सेक्शन 6 से पूछा जाएगा, या आपसे सेक्शन 7 दैट इज कंडीशंस, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो फिर डायरेक्ट 13, 10 और 9 दैट इज जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10, सेक्शन 9 आपका रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, एंड सेक्शन 13 दैट इज डाइवोर्स। तो इन्हीं से आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस से पूछ लेंगे, जो मैंने आपको बता दिया है, और उससे ज्यादा होगा तो परमानेंट एलिमनी से पूछ लेंगे। ठीक है, सो एचएमए में हिंदू मैरिज एक्ट में मेजरली जो जिसमें से अंदर का माल, अंदर का मटेरियल उठाया जाता है, वो उठाया जाता है सेक्शन 5, 7, 8, 9, 10, 13 से रिलेटेड। बट जो अगर हम बात करें कि अंदर के माल का मतलब कि जो अंदर डिटेल एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो अगर हम बात करें कि सिर्फ ऊपर ऊपर से मतलब जैसे दैट इज हेडिंग, तो हेडिंग की अगर हम बात करें तो वो अलग अलग सेक्शन, जैसे मेंटेनेंस से पूछ सकते हैं, आपसे कस्टडी से पूछ सकते हैं, तो वो सारी चीजें आपको ज्यादा घबराने की दिक्कत नहीं है, बेरक लेके जाओगे, क्वेश्चन इंडेक्स खोलना और वहां से सेक्शन का नाम बता देना। ओके ओके यस, ठीक है, चलो। सो हिंदू लॉ हमने देख लिया कितना, 6 चैप्टर्स में डिवाइडेड है भैया, 29 सेक्शंस है। ठीक है, 6 चैप्टर्स के हमने नाम भी देख लिए जिन पे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा 1001%, मुझे ऐसा लगता है। और इस बार क्या खेलेगा यही भी पता नहीं, बट ज्यादा नहीं, अच्छा पेपर आएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो फिर आते हैं हम नेक्स्ट जो हिंदू लॉ में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब आई एम 100% श्योर कि हिंदू मैरिज से पूछे जाएंगे, बट मैं थोड़ा सा 100% से कम श्योर हूं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर्स की, अगर हम बात करें जो प्रीवियस ईयर पैटर्न चलते हुए आया है हिंदू लॉ का, तो मेजरली जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के सेक्शन से पूछा जाता है हिंदू मैरिज एक्ट के, और हिंदू सक्सेशन एक्ट से 1 से या 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो श्योरिटी हमें ज्यादा नहीं है, बट हम कब देख लेते हैं, क्योंकि इन सबको मिला के, पूरे हिंदू लॉ को मिला के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो जब हम हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो जो आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो बेटा कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है, 4 चैप्टर में डिवाइडेड है, जिसमें पहला चैप्टर जो है वो किसकी बात करता है, प्रिलिमिनरी की बात करता है। दूसरा चैप्टर आपकी बात करता है इंटेस्टेट सक्सेशन की।
तीसरा चैप्टर क्या बात करता है, तीसरा चैप्टर बात करता है टेस्टामेंट्री सक्सेशन की, एंड फोर्थ चैप्टर क्या बात करता है, रिपील्स की। ठीक है, देयर आर टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 31 सेक्शन है, 4 चैप्टर है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में, क्या हिंदू सक्सेशन एक्ट में कितने चैप्टर्स और कितने सेक्शन है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो आपके नंबर है, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन वो है 31, और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं कितने, 4, 4 चैप्टर 31 सेक्शन। चलो अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में। अगर आपने पहले के पेपर्स देखे होंगे, पहले का खेल देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पूछ लेते हैं कि इस एक्ट का मेन एम क्या है या इस एक्ट का पर्पस क्या है। तो वो तुम अपने मन से मत लिख के आना कि हिंदू सक्सेशन एक्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही बात करता होगा, नहीं। वहां पर जब आप बेरेक खोलोगे, हिंदू सक्सेशन एक्ट का तुम बेरेक खोलोगे, तो वहां पर ही सबसे पहले लिखा है, क्या लिखा है, एन एक्ट टू अमेंड एंड कॉडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू इंटेस्टेड सक्सेशन अमंग हिंदूज। इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं कि वो सिर्फ ये देख लेते हैं एन एक्ट टू अमेंड और बाकी सारी लाइन रहने देते हैं और ऑप्शन लगाया जाते हैं एन एक्ट टू अमेंड। बट आपको पूरा देखना है कि एक्चुअल में एक्ट में क्या बोला है। एक्चुअल एक्ट में बोला है कि ऐसा एक्ट जो कि क्या करेगा, अमेंड करेगा, कॉडिफाई करेगा, किससे रिलेटेड लॉ, इंटेस्टेड सक्सेशन से रिलेटेड और सिर्फ अमंग हिंदूज। ठीक है, तुमने मान लो सक्सेशन अमंग से कर दिया और पीछे क्या लिखा था, मुस्लिम लिखा था या कुछ और लिखा था, तो उस बेसिस पे फिर क्या आप गलत लिखाओगे। इसलिए पूरी स्टेटमेंट ध्यान से याद रखना और उसी बेसिस पे आंसर लगा के आना। चलो अब हमने ये देख लिया कि भैया इसका काम ये है। अब हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट कि इनैक्टमेंट डेट क्या है इसकी। इनैक्टमेंट डेट कितनी है, 17 जून 1956 को भैया ये इनैक्ट हुआ था। डेफिनेशंस इसकी भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बता दूंगी। हाँ, cognate की definition important है, that is one person is said to be a cognate of another if the two are related by blood or adoption but not wholly through males। मतलब blood से है but वो truly males adoption में नहीं होना चाहिए। सॉरी, और वो भी ये पूछेंगे कि cognate की definition कौन से सेक्शन में बताई गई है, तो वो आपको बता दिया मैंने। चलो तो यहाँ पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये हो जाता है, इसको हम इतना डिटेल में नहीं देखेंगे, इसके हम सिर्फ सेक्शंस और हेडिंग देखेंगे कि उतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन प्रॉपर्टी, सेक्शन 5 में बताया गया है कि ये जो एक्ट है ये कुछ प्रॉपर्टीज पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, सो सेक्शन 5 बेसिकली बताता है कि कौन सी प्रॉपर्टीज पे अप्लाई नहीं होगा। तो उसमें ये बताया गया एनी प्रॉपर्टी सक्सेशन टू विच इज रेगुलेटेड बाय द इंडियन सक्सेशन एक्ट, कोई भी प्रॉपर्टी जो कि रेगुलेट हो रही है इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाय रीजन ऑफ द प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 21 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट। मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट की वजह से अगर इंडियन सक्सेशन एक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी रेगुलेट हो रही है तो उससे रिलेटेड हिंदू सक्सेशन काम नहीं करेगा, उस पर हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। दूसरा, any state which descends to a single hire by the terms of any covenant or agreement entered into by the ruler of any Indian state with the government of India or by the terms of enactment passed before the commencement of this act, the Vakal Valyama Tamaprum Wilgam state and the Palace fund, इन सब पे क्या, इन सब पे हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 6 बात करता है डिविलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन कोपासनी प्रॉपर्टी, कोपासनी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट किस तरीके से डिविलेशन होगा वो बताया गया सेक्शन 6 है। इतना ही तुमसे पूछेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। बस ये पूछ सकते हैं क्या कि इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी गवर्न्ड बाय द मिताक्षरा लॉ, जो डॉटर है कोपासनर की वो क्या होना चाहिए। ठीक है, सो बाय बर्थ बिकम अ कोपासनर, कैसे मतलब वो पार्ट बनेगी, कोपासनर कैसे बनेगी, ये सब आपसे पूछ सकते हैं। बस इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है सेक्शन 6 में। ठीक है, चलो इक्वल राइट्स टू डॉटर इन कोपासनरी प्रॉपर्टी, आपको पता ही है, बहुत खेल हो चुका है 2005 के अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, तो क्या इक्वल राइट्स मिलना चाहिए डॉटर को प्रॉपर्टी में, यही बोला गया है इसमें। फिर इंटरेस्ट के बारे में बताया कि डेथ हो जाएगी तो कैसे होगा। इसमें इतने आपसे क्वेश्चन जहां जहां से पूछे जाएंगे वो मैं बता देती हूँ। हाँ, सेक्शन 8 से पूछे जाएंगे जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ मेल्स, कि मेल के केस के सक्सेशन में किस तरीके से जनरल रूल्स बताए गए हैं, और वो जनरल रूल्स बेसिकली कौन से सेक्शन में बताए गए हैं, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 8। ठीक है, फिर आते हैं हम ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग हायर्स इन दी शेड्यूल, किस तरीके से सक्सेशन डिसाइड किया जाएगा। मतलब हम देखते हैं ना क्लास 1 हायर, क्लास 2 हायर, तो ये सेक्शन उसी से रिलेटेड है कि ऑर्डर ऑफ सक्सेशन कौन से सेक्शन में बताया गया है, तो 9 में बताया गया है। अब जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग हायर्स इन क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल, जो शेड्यूल है उसमें बताया गया है कि क्लास 1 हायर्स कौन कौन होंगे, क्लास 2 हायर्स कौन कौन होंगे, तो उन्हीं क्लास शेड्यूल की ये बात कर रहा है। फिर सेक्शन 11 में बताया गया कि प्रॉपर्टी का हाईएस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन क्लास 2 शेड्यूल में कैसे होगा, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 11। बस इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
फिर आपको मैं बता रही हूँ क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए। हाँ, सेक्शन 18 इंपॉर्टेंट है, ये पूछेंगे आपसे कि फुल ब्लड प्रेफर टू हाफ ब्लड कौन सी सेक्शन में डिफाइंड है। सो इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 18, जो कि बोलता है हाईएस्ट रिलेटेड टू एन इंटेस्टाइन बाय फुल ब्लड शैल बी प्रेफर्ड टू हाईएस्ट रिलेटेड बाय हाफ ब्लड इफ द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप इज द सेम इन एवरी अदर रेस्पेक्ट। ठीक है, सो फुल ब्लड प्रेफर्ड टू हाफ ब्लड, ये चीज किसमें बताई गई है, सेक्शन 18 में बताई गई है। सक्सेशन का क्या मोड रहेगा, 2 या 2 से ज्यादा हायर जब रहेंगे, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 9। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज सेक्शन 20 कि जो वॉर्म में चाइल्ड है उसका क्या अधिकार रहेगा। सो आर चाइल्ड हु वाज इन द वॉर्म एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ एन इंटेस्टेट, इंटेस्टेट की डेथ के टाइम पे अगर जो बच्चा है वो वॉर्म में है एंड हु इज सब्सिक्वेंटली born alive shall have the right to inherit the intestate as if he or she had been born before the death of the intestate, and the inheritance shall be deemed to vest in such a case with effect from the date of the death of the intestate। तो जिस दिन से डेथ होगी उसी हिसाब से उसको पूरा कंसिडर किया जाएगा, उसी टाइप से उसका किस तरीके से डील करना है दैट विल बी डिसाइडेड एट दैट टाइम ओनली। ठीक है, चलो फिर आते हैं हम नेक्स्ट 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 सेक्शन 27 सक्सेशन व्हेन हायर डिस्क्वालिफाइड, कि जब हायर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो कब सक्सेशन किस तरीके से चलेगा, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 27। इफ एनी पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम इनहेरिटिंग एनी प्रॉपर्टी अंडर दिस एक्ट इट शैल डिवॉल्व एज इफ सच पर्सन हैड डाइड बिफोर द इंटेस्ट। तो उसको क्या कंसिडर किया जाएगा कि वो इंटेस्टेट के पहले ही क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई, वो मतलब डेथ हो गई, ही इज डाइड बिफोर द इंटेस्टेंट ओनली। 29 में फेलियर ऑफ हायर्स बताया गया इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, टेस्टिमेंट्री सक्सेशन से पूछे जाते हैं कि टेस्टिमेंट्री सक्सेशन कौन से सेक्शन में डिफाइंड है। सो इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 30 में डिफाइंड है, दैट इज एनी हिंदू में डिस्पोज ऑफ बाय विल और अदर टेस्टिमेंट्री डिस्पोजन एनी प्रॉपर्टी विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग सो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ओके ओके ओके, सो सेक्शन 30 टेस्टिमेंट्री सक्सेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए, इंडियन सक्सेशन एक्ट सॉरी हिंदू सक्सेशन एक्ट से क्या पूछा जाता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट से स्टार्टिंग में कि किसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, कौन सी प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, डेफिनेशन से पूछा जाता है जिसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी कॉग्नेट एक बार देख लेना। ओके उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से डिसोल्यूशन होगा। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं शेड्यूल से, मेन क्वेश्चंस जो आते हैं यहाँ पे वो आते हैं शेड्यूल से। ठीक है, शेड्यूल में क्लास 1 हायर कौन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शेड्यूल आपको पता होगा, एक्ट में आखिरी में दिया होता है। क्लास 1 हायर कौन से हैं, क्लास 2 हायर कौन से हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 30 से आते ही आता है, दैट इज टेस्टिमेंट्री सक्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके चलो, हाँ चलो, सो अगर हम बात करें हिंदू सक्सेशन एक्ट की, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट भी हमने देख लिया कि उससे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने ये भी देख लिया क्या क्या देखा हमने देखा कि कितने चैप्टर्स हैं उसमें, हमने देखा देयर आर नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने, 4। सेक्शंस कितने हैं उसमें, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं, क्या बोलती है पब्लिक, दैट इज टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 31। ठीक है, सो 4 चैप्टर्स एंड 31 सेक्शन है किसमें, हिंदू सक्सेशन एक्ट में। अब क्या इंपॉर्टेंट हो गया, किससे आएगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट से एंड हिंदू मैरिज एक्ट से, HMA एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट से। एंड बहुत ही रेयर होता है कि गार्जियन एंड वॉर्ड्स एक्ट से आपसे पूछ लिया जाए या आपसे एडॉप्शन से पूछ लिया जाए, ये बहुत ही क्या होता है, रेयर होता है। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कॉन्सेप्ट भी करेंगे हम, MCQs भी करेंगे। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, जैसा मैंने वादा किया था वो वादा मैं बिल्कुल निभाऊंगी। अब हम आ जाते हैं MCQs पे। चलो, सो व्हाट इज द मेन लेजिस्लेशन, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, दैट इज व्हाट इज द मेन लेजिस्लेशन गवर्निंग हिंदू मैरिज इन इंडिया। कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन लेजिस्लेशन है हिंदू मैरिज को गवर्न करता है इंडिया में। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, द इंडियन मैरिज एक्ट 1954, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। क्या होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या होगा जवाब, जल्दी से सोचो। तो इसका जवाब होगा दैट इज ऑप्शन ए, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो जो मेन लेजिस्लेशन है जो कि गवर्न करता है हिंदू मैरिज को इंडिया में, वो है बेटा हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसको अभी हमने देखा, जिसके हमने सेक्शंस देखे, जिसके हमने क्या देखे, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया, इनैक्टमेंट डेट देखी,
तो वो ऐसा एक्ट जो कि ऐसा लेजिस्लेशन जो कि क्या करता है, हिंदू मैरिज को गवर्न करता है इंडिया में। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा ए, इंडियन मैरिज एक्ट। नहीं नहीं मेरे दोस्त, हिंदू सक्सेशन एक्ट प्रॉपर्टी की रिलेटेड बात नहीं हो रही है, एलिमिनेट स्पेशल मैरिज एक्ट। जब हिंदूज की बात हो रही है तो यहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट का कोई लेना देना नहीं है, सो एलिमिनेट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन, अंडर हिंदू लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। ठीक है, हिंदू लॉ में कौन सा वैलिड ग्राउंड नहीं है डाइवोर्स के लिए। अब जैसे ही मैंने डाइवोर्स बोला तो तुम्हारे दिमाग में क्या आया, मेंटेनेंस या एलिमनी? नहीं, ये नहीं आना चाहिए यार, हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 13 और सेक्शन 13B। ठीक है, सो यहाँ पर बोला गया है हिंदू डाइवोर्स के लिए कौन सा वैलिड ग्राउंड नहीं होगा। तो यहाँ पे अडल्ट्री भैया हमने देखा था सेक्सुअल रिलेशनशिप वाली, ठीक है, ये तो वैलिड ग्राउंड है। क्रुअल्टी भी हमने देखा था, जब हम क्रुअल्टी की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि क्रुअल्टी में दोनों क्रुअल्टी आ जाती है, कौन सी, अरे क्या हो गया भाई, हाँ, दोनों क्रुअल्टी आ जाती है, दैट इज फिजिकल क्रुअल्टी एंड मेंटल क्रुअल्टी, दोनों क्रुअल्टी कवर की जाती हैं। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। ये भी बोला गया कि अगर किसी पार्टी ने कन्वर्ट कर लिया अपने आप को दूसरे रिलीजन में, तो वो भी क्या, वो भी वैलिड ग्राउंड, क्या वैलिड ग्राउंड होगा डाइवोर्स का। चौथा वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की कहीं पर भी मेरे दोस्त सेक्शन 13 में हिंदू मैरिज एक्ट के बात नहीं की गई है। जो इसमें से जो तीनों ग्राउंड्स है वो डिस्कस किए गए हिंदू मैरिज एक्ट में, दैट इज सेक्शन 13 में, कि अगर कोई पार्टी अडल्ट्री में इन्वॉल्व होती है तो वो क्या होगी, वो पार्टी मांग सकती है दूसरी पार्टी डाइवोर्स के लिए। अगर कोई पार्टी, कोई स्पाउस, उसका पार्टनर क्रुअल्टी में इन्वॉल्व है, क्रुअल्टी कर रहा है, तो डाइवोर्स के लिए कर सकते हैं। अगर कन्वर्ट कर लिया है दूसरे रिलीजन में तो भी क्या कर सकते हैं, डाइवोर्स के लिए कर लेते हैं। बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भैया ये नहीं बोल सकते एक पर्सन दूसरे पर्सन को, दूसरे पार्टनर, कि यार मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मुझे डाइवोर्स लेना है, या मुझे इस बेसिस पे तुमसे डाइवोर्स लेना है। दैट इज नॉट जस्टिफाइड एंड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट एंड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन व्हाट, ऑप्शन डी। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी कोई भी वैलिड ग्राउंड नहीं है किसका, डाइवोर्स का। चलो, विच एक्ट डील्स विद द पार्टीशन ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। कौन सा एक्ट, कौन सा एक्ट, कौन सा लेजिस्लेशन डील करता है, किससे डील करता है, हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के पार्टीशन से रिलेटेड। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। देखो भैया यहाँ पे मसला किसका है, ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी के पार्टीशन का, बंटवारा का। ठीक है, सो सबसे पहला एक्ट क्या बोला गया, हिंदू मैरिज एक्ट। अब तुम यहाँ शादी करा रहे हो कि बंटवारा करा रहे हो, तो शादी तो नहीं करा रहे हो तो हिंदू मैरिज एक्ट एलिमिनेट हो गया। तीसरा आते हैं अपन हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। यहाँ पे कोई गार्जियन वगैरह नहीं, बस सब माँ बाप वगैरह हैं, उन्हीं में प्रॉपर्टी की लड़ाई चल रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अडॉप्शन जब देना ही नहीं है, मेंटेनेंस होना ही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियरली डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन सा लेजिस्लेशन है हिंदू लॉ में, तो भैया क्या डायरेक्ट बताओ ना, दैट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हिंदू सक्सेशन एक्ट किससे डील करता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट डील करता है हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी से। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यस सही समझे। चलो, विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील्स विथ जुडिशियल सप्रेशन। किससे कौन सा एक्ट किससे डील करता है, हिंदू मैरिज एक्ट का जुडिशियल सेपरेशन से। सो कौन सा एक्ट डील करता है, जल्दी से बता दो मुझे, कौन सा सेक्शन, एक सेकेंड दो मुझे, हाँ कौन सा सेक्शन। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी थी जो मैं शायद भूल गई हूँ, हाँ नहीं नहीं बता दिया मैंने, सेक्शन इनैक्टमेंट डेट बता दिया। सो कौन सा सेक्शन डील करता है, सेक्शन 13 बात करता है किसके बारे में दोस्त, डाइवोर्स के बारे में। ओके ओके ब्रदर, ठीक है। सेक्शन 9 किससे बात करता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। ओके और सेक्शन 14 में डाइवोर्स से रिलेटेड कोई लेना देना नहीं है। सेक्शन 14 में क्या बताया कि 1 साल शादी वाली चीज, सारी चीजें उसमें बताई हैं सेक्शन 14 में। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, सेक्शन 10। ओके, इसको ऐसे याद रखो, देखो देश से निकाला हुआ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, निकाला हो गया, सेपरेट होना है, जुडिशियल सेपरेशन। सेपरेशन में भी मजा नहीं हो रहा, क्या करना है, खत्म करना है, तो दैट इज बी डाइवोर्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट इज सेक्शन 10।
अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 विच सेक्शन एड्रेसेस रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट? अभी मैंने बताया क्या, कौन सा सेक्शन रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट से डील करता है हिंदू मैरिज एक्ट में? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज सेक्शन 9। सेक्शन 9 इज द करेक्ट आंसर, जो कि बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स से रिलेटेड। ओके मेरे दोस्त, चलो सो करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 9 ऑप्शन ए। ठीक है, सो हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 9 डील करता है किससे रिलेटेड? रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, 10 जुडिशियल सेपरेशन, 39 डाइवोर्स। Oh my God, heavy question. That is the children born out of a void Hindu marriage are in the eye of law. जो चिल्ड्रन किससे आए हैं? हिंदू मैरिज से बॉर्न हुए हैं, उनको आइज ऑफ लॉ में, मतलब उनको लॉ के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से किस तरीके से डील किया जाएगा? illegitimate, legitimate, illegitimate having no rights in ancestral property, legitimate but having right of inheritance limited to their parents property only. So correct answer होगा ऑप्शन डी, that is legitimate, और उनको क्या सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस किसका, जो पेरेंट्स प्रॉपर्टी है उसी पे मिलेगा। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब पिटीशन, पिटीशन किसमें? सेक्शन 12 में। अब पिटीशन अंडर सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कैन बी फाइल, जो पिटीशन है हिंदू मैरिज एक्ट में वो कब फाइल की जा सकती है? इफ पूछा है, ठीक है। सो द मैरिज इज सोलेमनाइज्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, जब मैरिज क्या हो गई, वो सोलेमनाइज्ड हो गई एक्ट के पहले। द मैरिज इज सोलेमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, क्या हुई हो, कमेंसमेंट या पहले हुई हो या बाद में हुई हो तब। द मैरिज इज सोलेमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट, एक्ट के बाद हुई हो, या द मैरिज इज सोलेमनाइज्ड आफ्टर 1956। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। जो पिटीशन है सेक्शन 12 में वो क्या होती है, वो आपकी कब फाइल हो सकती है? वो फाइल हो सकती है एक्ट जब सोलेमनाइज्ड हुआ था उससे पहले भी और उससे बाद भी। अब ये क्वेश्चन में तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन का तुम्हें आंसर सेक्शन में ही मिल जाएगा। ओके, voidable marriage, any marriage solemnized whether or before or after the commencement of this act, ठीक है, क्लियरली लिखा है कमेंसमेंट एक्ट के पहले और बाद में आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो सेक्शन 12 के हिसाब से। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, ये मैंने अपने मन से नहीं बताया है, या मैंने ये याद नहीं किया, इसके लिए मैंने याद करने के लिए कोई ट्रिक्स नहीं लगाए हैं, जादू नहीं किया, ये क्लियरली सेक्शन 12 में लिखा था एक्ट के। ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इज एप्लीकेबल बिटवीन टू पर्सन इफ दे आर रिलेटेड बाय। जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की बात की गई है, जो आपने देखा भी होगा सेक्शन 5 में कंडीशन भी बोली गई है, ठीक है, कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में तो फिर वो शादी सॉरी शादी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर वही पूछा है कि जो डिग्री है किसकी, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की, वो किस हिसाब से एप्लीकेबल होगी दोनों पर्सन का, अगर वो रिलेटेड है किससे, वो रिलेटेड है फुल ब्लड, हाफ और यूट्रीन ब्लड, अडॉप्शन और ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अगर इन तीनों में से वो रिलेटेड है तो वो क्या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की डिग्री में आएंगे। चलो, द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर प्रिफरिंग एन अपील अंडर सेक्शन 28 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। जो प्रिस्क्राइब पीरियड है किसका, 28 में आपने देखा था ना, अपील और ऑर्डर्स पे डिग्री और ऑर्डर्स पे हम अपील कर सकते हैं, तो उसमें जो प्रिस्क्राइब लिमिट दी गई है, प्रिस्क्राइब टाइम दिया गया है, वो कितना दिया गया है? 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज। तो चलो अपन क्योंकि अपन को तो वहां पे क्या करना है, बेरेक से तो आंसर बताना है, तो जल्दी बेरेक खोल लो भैया। जुडिशरी देने अभी नहीं जा रहे हो, अभी तुम क्या देने जा रहे हो, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। तो उसमें तुम्हारा दोस्त कौन होगा? उसमें तुम्हारा साथी, तुम्हारा दोस्त सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट होगा। ओके डियर, अरे भाई कहाँ गया? हाँ, सो यहाँ पर बोला गया है, जो आपका डेज की बात हो रही थी, ठीक है। सो विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी प्रिफर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। कितना बताया गया कि हर एक अपील कितने दिन में होना चाहिए? 90 दिन में वो चीज होनी चाहिए। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 90 डेज। ये क्वेश्चन भी, इस क्वेश्चन का भी आंसर हमने मन से नहीं लगाया है, इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास क्या, हमें बेरेक से पता चला है। बेरेक से जब हमने सेक्शन देखा तो उसमें हमें पता चला कि लिखा गया है सेक्शन 28 के सब क्लॉज 4 में कि 90 डेज पीरियड का लिमिट होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ? अभी हमने देखा, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्या पढ़ा था भैया, एंशिएंट सोर्सेज पढ़े थे। एंशिएंट सोर्सेज में हमने देखा दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, कौन से, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। हमने देखे थे ट्रेडिशनल कौन से थे, ट्रेडिशनल कौन से थे, जल्दी से याद करो। ट्रेडिशनल थे आपके वेदा, स्मृति, डाइजेस्ट और कस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एंशिएंट, एंशिएंट मतलब ट्रेडिशनल की बात हो रही है, ये मत बोला मैम एंशिएंट क्या हो गया, ट्रेडिशनल एंशिएंट एक ही चीज है, ठीक है। सो स्मृति आपका था, ओके, डाइजेस्ट आपका था, ओके। श्रुति और स्मृति जो हम बोलते हैं, स्मृति के साथ एक और होता है श्रुति, ठीक है। श्रुति मतलब टू बी हियर्ड, स्मृति मतलब इंटरप्रेट करना, ठीक है। सो श्रुति, डाइजेस्ट और स्मृति ये तीनों क्या है आपके एंशिएंट सोर्स है, बट जो प्रेसिडेंट है वो क्या है आपका मॉडर्न सोर्स है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी। प्रेसिडेंट जो है वो आपका एंशिएंट सोर्स नहीं है, वो ट्रेडिशनल सोर्स नहीं है, वो क्या है मॉडर्न सोर्स है। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या किया इस सेशन में, ठीक है। चलो, सो हमने देखा बेटा सबसे पहले हिंदू सोर्सेस कहाँ से शुरू होता है और हिंदू लॉ कहाँ से शुरू होता है। तो हमने देखा जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में, वो हिंदू सोर्सेस, जिसमें हिंदू सोर्सेज में दो सोर्सेज हैं, दैट इज ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोर्सेज। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल सोर्सेज, तो ट्रेडिशनल सोर्सेज में क्या होगा, वेदास होगा, 4 वेदास होते हैं, स्मृति कितनी 4 आपकी, उसी के साथ श्रुति और डाइजेस्ट एंड कस्टम। फिर हमने कस्टम के टाइप्स देखे, हमने कस्टम के एसेंशियल देखे, फिर हम किस पे आए, फिर हम आए किस पे, सबसे पहले बता दो ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है, तो ओल्डेस्ट वेदा है ऋग्वेदा, ठीक है। फिर हमारे मॉडर्न सोर्सेज पे, मॉडर्न सोर्सेज पे हमने देखा क्या क्या था इंपॉर्टेंट, जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन, न्याय, ठीक है, सारी चीजें न्याय से होनी चाहिए। प्रेसिडेंट जुडिशियल डिसीजन को फॉलो करना जरूरी है, प्रीवियस एंड उसी के साथ साथ लेजिस्लेशन, ठीक है। फिर हमने देखा क्या, फिर हमने देखा स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, जिसमें हमने देखा मिताक्षरा एंड दया भागा, ठीक है। एक किसमें होता है, बंगाल में होता है, बाकी सब में क्या होते हैं, बाकी सब में दूसरा स्कूल होता है। उसके बाद हमने देखा सबसे मेन एक्ट जो पूछा जाएगा आपसे, दैट इज हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में देखा हमने 6 चैप्टर्स थे, ठीक है। सेक्शंस देखे हमने कितने थे, उसमें हमने क्या देखा, सेक्शन 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन, सेक्शन 13 डाइवोर्स, ये सारे सेक्शन हमने देखे हैं। सेक्शन 12 एंड 11 वाइड एंड वाइडेबल मैरिज। फिर हमने देखा उसमें 28 अपील के क्वेश्चंस देखे हमने, कस्टडी वाला देखा, मेंटेनेंस देखा, ये चीज हमने हिंदू मैरिज एक्ट में देखा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हिंदू सक्सेशन एक्ट से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में हमने क्या क्या देखा, हिंदू सक्सेशन एक्ट में हमने ओवरऑल व्यू देखा, जिसमें कितने थे, 4 चैप्टर थे और 31 क्वेश्चन थे, ठीक है। उसी के साथ हमने उसमें कुछ क्वेश्चन देखे, डेफिनेशन देखी किसकी, कॉग्नेट की, और उसी के साथ जो बाकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, इंपॉर्टेंट सेक्शन थे वो देखे। आफ्टर दैट हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन किए, जिसमें हमने सेक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन किए और इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी किए। अब आ जाता है दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, क्या कि इसके अलावा आपसे हिंदू लॉ में और क्या पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे सिर्फ और सिर्फ केसेस पूछे जा सकते हैं, और वो केसेस मैंने ऑलरेडी आपको हमारे जो दूसरा सेशन आया था इंपॉर्टेंट केस लॉस, उसमें बता दिए गए थे, ठीक है। जो मेजरली आपसे पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है, सलाम मुदगल का केस पूछा जा सकता है, क्योंकि वो फैमिली लॉ के पार्ट के बेसिस पे मैं बता रही हूँ, ठीक है। शाबानो बेगम का पूछा जा सकता है, दलील लतीफी का पूछा जा सकता है, ये केसेस आपसे पूछे जा सकते हैं। किसमें 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 मेरे दोस्त, आपके पूछे जा सकते हैं जब हम फैमिली लॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हिंदू लॉ से आपके यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही क्वेश्चन, और इसी बेसिस पे जो मैंने आपको बताया है वही पूछा जाएगा। आप दूसरी चीज आती है, आपको दिमाग में आ रहा होगा कि मैम इतनी जल्दी सेशन, इतनी जल्दी आपने हिंदू लॉ खत्म करा दिया। तो मैंने आपको फिर से बताया था शुरुआत में कि हम डिटेल डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, हम और सिर्फ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के पर्पज से सेशन को देखने वाले हैं। और अब तो क्या 2 से 3 दिन बचे हैं, तो उसमें आप क्या, उससे पहले आपको एक रिवीजन जो चाहिए, एक जल्दी से खत्म करो 1 घंटे का सेशन, वो यही है, वो यही सेशन काम में आने वाला है, जिसमें तुम्हें मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिया और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से सेक्शन से पूछे जाएंगे, ये भी आपको बता दिया, और उसी के साथ एमसीक्यू भी सॉल्व करा दिया। और क्या लोगे मेरे दोस्त, क्या लोगे। और अभी अगर आपको कोई भी ऐसा लग रहा है कि यार मैं कहीं फंस रहा हूँ, मैं किसी क्वेश्चन में फंस रहा हूँ, या मुझे बेयरेक को देखने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, मैं उस टाइम पे बेयरेक से कैसे सॉल्व करूंगा, क्या ले जाना है, क्या करना है, तो आपको सारे चीजों पे कहीं ना कहीं हमने अलग अलग सेशन दिए ही हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं एमसीक्यू की, अगर आप क्वेश्चन में फंस रहे हो, तो आपको पता ही है हमारी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, वहां जाओ और वहां पे अपने क्वेश्चंस जो है वो देखो और सॉल्व करो, तो आपको क्या मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या ले जाना है क्या नहीं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, उसके भी एक अलग सेशन है कि क्या एग्जाम पैटर्न, क्या ड्रेस कोड रहेगा, किस तरीके से आपको जो है ना वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है। एडमिट कार्ड देख लेना, ले जाना ही मत भूल जाना कि छोड़ दिया एडमिट कार्ड, ठीक है,
कोई बात नहीं है मैम, व्हाट्सएप पे दिखा देंगे। तो बेटा व्हाट्सएप पे नहीं चलेगा आपका एडमिट कार्ड, आपको ले जानी पड़ेगी प्रिंट कॉपी, ठीक है। सो प्रिंट कॉपी ले जाना बहुत बहुत जरूरी है। व्हाट्सएप का शो ऑफ मत करना वहां पे। ये निकाल रहे हैं मैम iPhone 16 प्लस, इसमें मेरा एडमिट कार्ड है, वो बोलेंगे ओके टाटा बाय बाय, ठीक है। फिर बैठना घर पे, फिर मत बोलना वकालत करनी है, ठीक है। सो जरूरी है क्या कि प्रिंट कॉपी लेके जाना, ओके, ठीक है। हो गया, बहुत हो गया है ना, बहुत हो गया आज के लिए, काफी है। और क्या, और क्या इंपॉर्टेंट बताना था आपको, यही इंपॉर्टेंट था कि एडमिट कार्ड ले जाना है यार। और सबसे बड़ी चीज अपना आधार कार्ड बहुत जरूरी है, आइडेंटिटी जो आपने उसमें लगाई है। और फोटोज, फोटोज होना बहुत जरूरी है। फोटोज नहीं ले गए तो फिर क्या दिक्कत हो सकती है, तो अपना फोटो ले जाना। फोटो ऐसा कि जो वहां पे तुमने लगाया है पहले से, ऐसा कुछ नहीं कि फोटो तुम अभी का ले आ रहे हो, मतलब लगाया अभी का और पहले का लेकर जा रहे हो, या पहले का लगाया और अभी का लेकर जा रहे हो। अभी जो उसमें दोनों फोटोज क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। चलो बंद करें सेशन। तो हिंदू लॉ आपका इंपॉर्टेंट है, हिंदू लॉ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फैमिली लॉ को कवर करते ही हुए 8-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैं डायरेक्टली आपको बोल रही हूँ, ठीक है। सो कोई भी डाउट हो पूछ लेना, टेलीग्राम आईडी आपको पता ही है कहाँ पर है। सो कोई डाउट हो पूछ लेना, और विशेष देना जरूरी है ना, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, अच्छे से करना। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है, टेंशन किस बात की है, ठीक है। सो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए आपको खूब सारी विशेष, ऑल द बेस्ट, एंड अच्छे से करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान करो, ध्यान करो क्या, ध्यान रखो, और अच्छे से पढ़ो और अच्छे से प्रिपरेशन करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके टाटा बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।